हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि एनटीपीसी का जो हम पेपर करवा रहे हैं, तो एनटीपीसी में हमने क्लास नंबर 12 का पार्ट 1 करा दिया है। आज हम पार्ट 2 कराएंगे। तो पार्ट 1 जो लोग नहीं देखे हैं वह जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कराए हैं। तो आज यह जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक करवाए हैं। आगे जो है पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी यानी कि बड़ी हो जा रही थी, जिससे हमको अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देखे, पहले जाकर पार्ट 1 देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को जो है नुकसान किए। तो प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है। तो यह जो है करंट का सवाल है। चूँकि करंट का सवाल अब बदल जाएगा, तो करंट का जो प्रश्नों को अगर आप लोग करना है तो हम करंट के लिए एसपीडी की जो बुक आती है उसका जो है हम उसमें जो भी प्रश्न पूछे हैं पिछले 1 साल के, यानी कि जो 2024 में जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसको हम करवा देंगे। आप लोग जो भी प्रश्न रहेंगे उसको करवा देंगे, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। अगर करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में ऐसे लिखिए, कमेंट करिए, हम करवा देंगे। तो इस प्रश्न का जो कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमिताभ कांत, जो है 2020 तक नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वह सिसिली है। सिसिली जो है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि इटली प्रायद्वीप में मेसीना मरुस्थल के द्वारा जो है अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, सामान्य जो है गेहूं का रासायनिक नाम क्या है। तो गेहूं का रासायनिक नाम पूछा है, और ऊपर जो प्रश्न में मनुष्य का जो है रासायनिक नाम पूछा था, वैज्ञानिक नाम पूछा था। यहाँ पर गेहूं का रासायनिक नाम पूछा है। वानस्पतिक नाम यानी कि बायोटेक्निकल नाम या फिर वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का पिछले जो है पार्ट 1 में कराए हैं, तो उसमें पूछा था मनुष्य का, तो उसका होता है होमो सेपियंस। और इस पर पूछता है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम यानी कि बायोटेक्निकल नाम पूछा है, तो वह टेट्रियम एस्टिवम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और भी वैज्ञानिक नाम है, ऊपर हमने कई वैज्ञानिक नाम करवा दिए हैं पार्ट 1 में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल में गेहूं का जो होगा वो टेट्रियम एस्टिवम। इसी प्रकार से चना का सीसर एरिटिनम, और सरसों का बेसिका कंप्रेसिड। मटर का जो रासायनिक नाम होगा पाइसम सटाइवम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, गल्फ स्ट्रीम की जो है किस खाड़ी से जो है निकलती है। गल्फ स्ट्रीम जो है वह मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गल्फ स्ट्रीम जो है मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, प्रश्न नंबर 55 है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, तो जो मूल बिल है वह कितना है। तो यह प्रश्न पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा और जो सलूशन होगा वह देख लीजिए।
प्रश्न में दिया है कि मूल राशि पूछा है, तो मूल जो बिल अगर उसको हम यक्स मान लेते हैं, क्योंकि बिल में 10% की जो है गिरावट आ गई है, यानी कि 10/100, 10/100 यानी कि 1/9, 1/9 का मान कितना होता है 0.9। तो गिरावट आ जाएगा, गिरावट आ गई है तो गिरावट होने के बाद क्या हो जाएगा, तो 0.9 हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार वह दिया कितना है, तो 0.9 का मान जो दिया है वह 279 रुपये दिया है, 279 रुपये दिया है। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वह 310 रुपये आ जाएगा। तो यक्स तो पूछा है कि मूल बिल कितना था, तो वह 310 रुपये होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 310 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 56 में पूछ रहा है कि पहला किसे जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से कैसे संबंधित होगा। तो प्रश्न में दिया कि जल जो है जिस प्रकार से पंप से संबंधित है उसी प्रकार रक्त जो है वह हृदय से संबंधित होगा, क्योंकि जल जो है वह पंप के माध्यम से निकलता है, उसी प्रकार जो रक्त है वह हृदय के माध्यम से निकलता है, यानी कि संचरित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यह बहुत ही सिंपल सवाल है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में सबसे बड़ी चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो यह मात्रक है वह बराबर मतलब एक ही फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मीटर दिया है तो यहाँ पर भी मीटर ही होना चाहिए, यहाँ पर किलोमीटर दिया है, यहाँ इसको यानी कि इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न में जो चाल दिया है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसको बदलने के लिए सीधा सीधा होता है कि 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा करने पर वह किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा को जब 5/18 से गुणा करेंगे तो वह आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चूँकि ट्रेन की कुल लंबाई दिया है 400 मीटर और 600 मीटर पुल को जो है पार करना है। चूँकि ट्रेन की कुल लंबाई 400 मीटर दिया और 600 मीटर लंबे पुल को उसको पार भी करना है, तो कुल टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल टोटल लंबाई हो जाएगी 1000 मीटर। कुल समय पूछा है तो समय बराबर होता है कुल लंबाई बटे कुल चाल। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी वह 1000 हो जाएगी और जो चाल दिया हुआ दिया है 50/3 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा कुल समय तो 60 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 60 सेकेंड। चूँकि प्रश्न ऑप्शन जो सभी दिए गए हैं वह मिनट में दिए गए हैं, तो 60 सेकेंड जो का जो मान होता है वह होता है 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है किसी जो है निश्चित कुट भाषा में इस चीज़ के किसी निश्चित कुट भाषा में इतना को यह लिखा जाता है, तो उसी प्रकार में लोटस को जो है क्या लिखा जाएगा। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको संबंधित किया गया है। चूँकि इतने को जो है इसको यह लिखा गया है, तो यस का जो वैल्यू होता है 19 में जो है आता है 1, तो इसका 1 की वैल्यू ए लिखा गया है। टी में आता है 20, तो 20 में आता है 2, तो बी को जो है 2 लिखा गया है। यस का आता है 19 में 1 और 9 को जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 10 को यानी कि 1 लिखा गया। टी को होता है 20 यानी कि 2 + 0 यानी कि 2 आ गया। उसी प्रकार ओ को होता है 15 यानी कि 1 + 5 5 1 6 यानी कि 6 पर एफ।
उसी प्रकार 1 + 8, 8 पर आ गया 9, 1 + 3, 3 1 4, 4 पे आ गया डी, 5 + 2 7, 7 पे आ गया जी। उसी प्रकार प्रश्न में पूछा है लोटस को क्या लिखा जाए। इस जो है लोटस को क्या लिखा, तो यल होता है 12 पर, 12 को क्या लिखा जाएगा 2 + 1 3, 3 पर आता है सी। ओ आता है 15, 15 यानी कि 1 + 5, 5 1 6, 6 पर आता है एफ। टी का होता है 20 यानी कि 2 + 0 2। इस प्रकार से यह चीज़ लिखा जाएगा। अगर इस कूट वाले को सवाल लोग करना है तो सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट यानी जो ABCD होते हैं उनको आप लोगों को क्रम याद करना होगा। जैसे कि ए जो है किस पे आता है, तो 1 पे आता है, P जो है 16 पे आता है, T जो है 20 पे आता है, G जो है 7 पे आता है, J जो है 10 पे आता है, I जो है 9 पे आता है। तो ये क्रम आपको मतलब याद करना होगा, तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से जो है संबंधित है। तो कौन सा कार्यक्रम है जो सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, तो वह है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न में पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है 13 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, यानी कि हमें भुजा की वैल्यू चाहिए। भुजा की वैल्यू निकालने के लिए जो है हमें दिया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल घन का पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो यहाँ से 6a² की जो वैल्यू दिया है वह दिया है 1944। तो यहाँ से a² का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 324। a² की वैल्यू 324 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 18, क्योंकि 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324। तो a की वैल्यू 18 आ गई। चूँकि घन का आयतन पूछा है तो घन का आयतन बराबर होता है a का क्यूब। तो a का क्यूब हो जाएगा सीधे 18 का क्यूब। 18 का क्यूब आता है 5832 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 5832 सेंटीमीटर क्यूब सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 होगा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। 83 जो एक अभाज्य संख्या है। 83 से सीधे 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। तो 83 से भाग देंगे तो भाग देने पर शेषफल बचेगा 39। तो यानी कि 9999 में से अगर 39 घटा देंगे तो वो आ जाएगा 9960, यानी कि 9960 जो है वह 83 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी 9960 होगी, जो कि 83 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई। इतना सब करने के बाद शुद्ध वृद्धि या फिर कमी कितने परसेंटेज होगी, क्या मतलब क्या होगी। तो इसका सीधा फार्मूला है कि अगर मूल संख्या निकालना हो तो वह निकालने के लिए x + y + x × y / 100 या प्लस माइनस का जो दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि लाभ हुआ है तो प्लस, अगर हानि हुई है तो माइनस, या फिर वृद्धि की गई है तो प्लस, कमी की गई है तो माइनस। तो पहले 5 की कमी की गई है फिर 5 की वृद्धि की गई है और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यह वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, यानी कि करने पर 0.25 की जो है परसेंटेज की
कमी आ जाएगी, क्योंकि यह माइनस में आ गया, या कट जाएगा 5 से 5, तो यहाँ यानी -25/100, -25/100 मतलब -0.25। तो यह जो माइनस दिशा दर्शाता है यह कमी को दिखाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25% की कमी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो थे वह शक्तिकांत दास थे। अब यह करंट में सवाल है, करंट में जो है करंट का सवाल के लिए एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इससे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बुक का जो है पूरे 1 साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका सलूशन हम करवा देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए या फिर कमेंट करिए, तभी हम उसका सलूशन करवाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, एक शहर का नक्शा इतना जो है पैमाने के पर तैयार किया गया। इस नक्शे पर 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के जो बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? यानी कि नक्शे पर जो है यह दिया गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है 1.5 लाख दिया गया। तो ए और बी शहर के जो बीच की दूरी है वह 6 सेंटीमीटर है नक्शे पर, तो वास्तविक दूरी जो होगी वह कितनी होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर सही सलूशन है कि इतने का रेशियो दिया है, यानी कि जब यह इसमें 6 का गुणा करेंगे 6 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे तो यानी कि 15 छक्का 90, यानी कि इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10 लाख, इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी कि 9 लाख आ जाएगा। तो जो वास्तविक दूरी पूछेगा तो यहाँ पर चूँकि 6 सेंटीमीटर दिया तो 90,000/100 गुणे 1000 करेंगे तो यह किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि यह जब आएगा सेंटीमीटर में आया है तो 100 से गुणा करेंगे तो यह मीटर में हो जाएगा, फिर 1000 से करेंगे तो यह किलोमीटर में आ जाएगा, यानी कि 9 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 9 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 के माध्य का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने का सीधा फार्मूला होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना होगा? m+3 प्लस m+5 प्लस m+6 प्लस m+9 प्लस m+12, कुल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, कुल टोटल 5 है तो बटे 5, इन सभी को जोड़ने पाएगा 5m+35/5, तो माध्य जो आएगा वो आएगा m+7, यानी कि जो सही आंसर होगा m+7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वह काकोरी ट्रेन डकैती के जो है, जो उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती किए थे उनके लिए जो है उनको फांसी दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, 1 + tan 15 इंटू काट 75 के जो है मान किसके बराबर है? तो इस प्रश्न में यह प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह काट 75 को हम लिख सकते हैं काट 90 - 15, क्योंकि काट 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो काट 75 को लिख सकते हैं काट 90 - 15। तो काट 90 - थीटा, काट 90 - 15 करेंगे तो 75 आ ही जाएगा, तो काट 90 - थीटा होता है tan थीटा, तो यानी कि tan 15 आंसर आ जाएगा। तो tan 15 इंटू tan 15 यानी कि 1 + tan स्क्वायर 15, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर 15 आंसर, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा sec स्क्वायर 15, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
68। प्रश्न नंबर 68 है, शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हों। उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की जो है अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यह प्रायिकता का सवाल है। इसको जो सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आइए दिखाते हैं। चूँकि 96 खिलाड़ियों को जो है वितरित करना है, कितने में, 180 गेंदों में, बराबर बराबर, तो 96 और 180 को, तो 96 को जब गुणनखंड करेंगे तो होगा 12 गुणे 8, और जब 180 को गुणनखंड करेंगे तो आएगा 15 गुणे 8। तो 96 और 180 का जब मौसा लेंगे तो वह सीधा सीधा 12 हो जाएगा। तो अधिकतम कितने खिलाड़ी होंगे, तो होंगे 12, यानी किसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा, तो देखते हैं। प्रश्न में दिया है 2D 3I 4P। तो 2D में क्या है, यहाँ से 2 से 1 बढ़ा है 3 आया, फिर 3 से 1 बढ़ा है तो 4 आया, फिर 4 से 1 बढ़ेगा तो 5 आएगा, यानी कि यहाँ नंबर पे तो 5 आएगा, तो सभी में नंबर पे 5 दिया है। फिर देखते हैं, फिर D की वैल्यू पर 4 होता है, I की वैल्यू 9 होती है, D की वैल्यू 4 होती है, D की वैल्यू 4 होती है, I की वैल्यू 9 होती है। तो यह इससे कितना बड़ा है, तो यह इससे 5 बड़ा है। फिर P की वैल्यू 16 होती है, तो फिर कितना बड़ा है, तो यह 7 बड़ा है, 9 7 16, 7 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि विषम संख्याओं में जा रही है, तो इसके आगे विषम संख्या क्या होगी, तो इसके आगे विषम संख्या होगी 9, यानी कि 16 में 9 जोड़ेंगे, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 25 पे कौन सी संख्या आएगी, तो 25 पे संख्या आएगी W तो Y, यानी इसका सही आंसर होगा 5Y। जो आगे वाली संख्या आएगी वो आएगी 5Y, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है कि कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का जो है नाम बताइए। तो कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह जो है वह आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से जो है किन्हें सम्मानित किया गया था, तो उनको सम्मानित किया, तो उनका नाम था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। इनको जो है 2007 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, ए और बी एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए और सी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपल तरीका है, चूँकि ए प्लस बी उस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो कितना भाग काम करेंगे, 1/9 भाग काम करेंगे। बी प्लस सी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो कितना काम करेंगे, 1/12 भाग। ए प्लस सी उस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो कितना काम करेंगे, 1/18 भाग। अगर तीनों को जोड़ लें तो 2A + 2B + 2C हो जाएगा, यानी कि 2 कॉमन ले लें तो A + B + C का मान जो कितने दिन में करेंगे, तो वह तीनों को जोड़ देंगे, 1/9 + 1/12 + 1/18। तो यहाँ से A + B, यहाँ से A + B जो है कितना भाग काम करेंगे, तो वह 1/8 भाग काम करेंगे। तो यानी कि A + B तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो सीधे सीधे 8 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि इसका सही आंसर 8 दिन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, एक टैंक में ए बी 2 इनलेट है जो कि क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट है, एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में जो है खाली कर देता है। यदि टैंक खाली हो और ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। यह भी बहुत ही सिंपल तरीका है। चूँकि ए को जब हम खोल देते हैं तो आप 15 घंटे में भर जाता है, यानी कितना भाग भरता है तो 1/15 भाग। जब बी को खोल देते हैं तो वह 20 घंटे में भरता है। कितने घंटे में लिखा है? 20 घंटे में। जबकि बी को जब खोल देते हैं तो वह 20 घंटे में भर देता है, यानी कि कितना भरता है तो 1/20 भाग, और ए जो है 1/15 भाग। और जब सी को खोल देते हैं तो वह 12 घंटे में खाली कर देता है, यानी कितना भाग खाली करता है तो वह 1/12 भाग जो है खाली कर देता है। तो जब तीनों को खोल देंगे तो वह 1/15 भाग को भरेगा ए, बी जो है 1/20 भाग को करेगा, जबकि सी जो है 1/12 भाग को खाली करेगा, यानी कि 1/15 प्लस 1/20 माइनस 1/12 करेंगे, क्योंकि जो सी है वह 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो यानी कि 1/12 भाग को खाली कर रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2/60, यानी कि 1/30 भाग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 30 घंटे में पूरे टैंक को भर देंगे। ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा 30 घंटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यू डील। न्यू डील जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, जबकि क्रिप्स मिशन भी थे, साइमन कमीशन, वेबर प्लान सभी थे, जबकि न्यू डील भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हैं तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो सीधा सीधा सवाल है कि राखी ने जो है 54% अंक प्राप्त किए हैं, तो 200 का 54% कितना हो जाएगा। तो राखी ने जो है 54% अंक प्राप्त किए, यानी कि 200 में से 54%, 200 का 54% 108 अंक। चूँकि राखी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 108 अंक, और जो मोहन ने वह राखी से 12 अंक कम प्राप्त किया था, यानी कि 108 में से 12 अंक कम कर देंगे तो 96 अंक। तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं तो 96 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है, ग्रहों की गति के नियमों का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था। तो ग्रहों के नियमों का प्रतिपादन जो किया था वह केपलर ने किया था, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने जो है ग्रहों के नियमों का प्रतिपादन किए थे। इन्होंने 3 केपलर का जो नियम है वह 3 दिया गया था, जिसमें कक्षाओं का नियम, फिर क्षेत्रीय वेग का नियम, फिर परिक्रमण कालों का नियम। यह 3 नियम जो है ग्रहों की गति के नियम है, केपलर के नियम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है वह है ब्राज़ील, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। कॉफ़ी उत्पादन में जो है भारत का जो स्थान है वह कौन सा है, तो वह 6वां स्थान है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 में है कि जिस प्रकार से पहला दूसरे से संबंधित है उस प्रकार तीसरे किससे संबंधित होगा। तो प्रश्न में दिया है कि गैंडा जो है
युद्धपोत के लिए उस होते हैं। उसी प्रकार सार्क का जो प्रयोग किया गया वह पनडुब्बी के लिए, पनडुब्बी जो है सार्क के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी इसका सही आंसर होगा सार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। प्रश्न में पूछा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी तट पर जो स्थित है वह है तीतुकुड़ीन पूर्वी तट पर स्थित है, पारादीप भी पूर्वी तट पर स्थित है, हल्दिया भी पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कांडला जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। कांडला जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, कांडला जो है पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन दिया है कि समस्त द्रव्य रिक्त स्थान है, कुछ द्रव्यमान द्रव्य हैं। तो निष्कर्ष है कि समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान है, कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान है, कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान है, समस्त रिक्त स्थान द्रव्यमान है, और ऑप्शन ई जो दिया हुआ है समस्त द्रव्यमान है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप फिगर बनाना पड़ेगा कि जो द्रव्य है, समस्त द्रव्य है वह रिक्त स्थान है, जबकि कुछ द्रव्यमान जो है द्रव्य भी हैं और रिक्त स्थान भी हैं। तो इसमें से निष्कर्ष जो बी और सी वाला है वह सही है और सभी गलत हैं इस फिगर के हिसाब से। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको जो है इतना लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में जो है न्यूक्लियर को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल तरीका है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है इसको जो है यह लिखा गया है, क्या लिखा गया है। तो यश का वैल्यू होता है 19, 19 में 13 जोड़ने पर एफ की वैल्यू 6 आ गया। टी की वैल्यू होता है 20, 20 में 13 जोड़ने पर जो वैल्यू आया है 7 आ गया। यह 7 कैसे आया है, 20 में जब 13 जोड़ेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी 33। तो यहाँ पर 33 की वैल्यू तो 7 नहीं है, तो 33 की वैल्यू 7 निकालने के लिए इसमें से हम 26 घटा देंगे। तो 26 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 26 के बाद जो वैल्यू आएगी वह सीधे सीधे 1 हो जाएगी, न कि 27 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 में 13 जोड़ेंगे तो जब 21 में 13 जोड़ेंगे तो यह सीधा सीधा 34 आ जाएगी, जबकि 34 तो वैल्यू हमें लेनी नहीं है। तो इसमें से जब 26 घटा देंगे तो यह सीधे सीधे 8 आ जाएगी। और 8 किस पर होता है, तो 8 होता है एच, यानी कि 13 सभी में जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार से न्यूक्लियर को क्या लिखा जाएगा। तो न्यूक्लियर में जो है एन की वैल्यू 13 होती है, फिर 13 में 13 जोड़ेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 26 पर क्या आएगा, 26 पर 13 13 26 आएगा। 26 पर क्या आएगा, तो या तो जेड होगा या फिर ये होगा, क्योंकि वह रिपीट हो रही है। तो इसमें से जेड दिया नहीं है तो ए दिया है, तो 26 के स्थान पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है टकलामकान मरुस्थल जो है, टकलामकान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है। टकलामकान मरुस्थल जो है स्थित है वह चीन में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं कि टकलामकान जो मरुस्थल है वह चीन में स्थित है। उसी प्रकार से थार का जो मरुस्थल है वह भारत और पाकिस्तान के जो है बीच में स्थित है। उसी प्रकार कालाहारी का जो मरुस्थल है वह दक्षिण अफ्रीका नामिबिया में स्थित है। इसी प्रकार आटाकाम का जो मरुस्थल है वह चिली में स्थित है। पैंटागोनिया का जो मरुस्थल है वह अर्जेंटीना में स्थित है। तो यह सभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, प्रश्न में पूछे जाने की जो है विशेष संभावना है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को जो है विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय डेनिस रिची को जो है दिया जाता है। सी लैंग्वेज कंप्यूटर में एक भाषा है, प्रोग्रामिंग है, जिसे विकसित करने का जो श्रेय है वह डेनिस रिची को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 जो है कथन और निष्कर्ष सवाल है। कथन है कि कुछ कलम स्याही है, कुछ स्याही पेंसिल है, सभी पेंसिल कलम है। यह कथन है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। तो इसको बनाने से जो फिगर बनेगा, फिगर प्रश्न में पूछता है कि कुछ पेंसिल स्याही हैं, हो जाएगा, और सभी पेंसिल कलम है, यह दिया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ जो है कलम पेंसिल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सभी पेंसिल स्याही है, तो सभी पेंसिल स्याही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि कुछ स्याही केवल पेंसिल है, कुछ स्याही केवल पेंसिल है, तो यह भी गलत है। इनके ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो वह संविधान संशोधन है 42वां। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है वरीयता, मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 जो है यह तालिका वाला प्रश्न है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी हम देखते हैं, अगर हो जाता है तो दिखा देते हैं। प्रश्न में पूछा है कि 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछा है। तो 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो 11वीं कक्षा यह है। तो 11वीं कक्षा में इंग्लिश में जो है 40% ही छात्र पास होते हैं और 360 छात्र फेल होते हैं। 360 छात्र फेल होते हैं, 40% ही पास होते हैं। कुल टोटल छात्र पहले तो हैं कितने, यह निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कुल छात्र जो है 100% है, तो जो छात्र जो है पास फेल हुए हैं वह 60% हुए हैं। छात्रों की कुल संख्या 360 गुणे 100/60, यानी कि 600 कुल छात्र 600 में से 360 फेल हुए हैं, तो 240 पास हो गए हैं। यानी इसका सही आंसर होगा 240। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से पूछा गया है, तो इसको भी आप करेंगे। पाई चार्ट वाला सवाल जो है आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है सॉल्व कराने में बहुत ही दिक्कत आएगी। आप लोग सवाल देख लीजिए। प्रश्न नंबर 89 में पूछा गया कि दिए गए तालिका में 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या जो सर्वाधिक है किसमें है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो है सबसे अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो यह सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो दिखाते हैं। प्रश्न में पूछा है कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति है, टोटल 16 लड़कियां हैं। जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, सीमा जो है यहाँ पर 7वें स्थान पर थी, उसको 2 अंक बाईं ओर खिसका दिया जाता है, यानी कि 9वें स्थान पर पहुँच जाती है। तो पंक्ति में दाहिने सिर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। पंक्ति में दाहिने स्थिति से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो चूँकि पंक्ति में कुल 16 लड़कियां हैं, 16 लड़कियों में जो है दाहिनी ओर से उसकी स्थिति 16 में से 9 घटा देंगे। उसके बाद
एक जोड़ दिया जाता है। यह इसका फार्मूला होता है कि जो अगर संख्या पूछा है कि पूर्व स्थिति क्या थी, तो टोटल संख्या में से जो संख्या दिया उसको घटाकर एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8वीं, यानी कि जो पहले उसके स्थान है वह 8वीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है, दिए गए उस विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है कि अगर आप लोगों को पैटर्न नहीं पता चल पा रहा है कि किस पैटर्न पर इसको रखा गया है, तो आप लोग पहले इसको पीछे वाले में से हमेशा घटाते चलिए। तो 28 में से 13 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 58 में से 28 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसको आप रहने दीजिए, इसको मत घटाइए क्योंकि यह दिया नहीं है, तो 30 आ जाएगा। तो फिर देखिए कि अब 15 और 30 का रेशियो तो क्या है, 15 और 30 का जो है गुणनफल है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तब 30 आया है। तो इसी प्रकार से जब 30 का 2 गुना करेंगे तो यह 60 आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। चूँकि 28 में से 13 को घटाने पर 15 आया है, यानी कि 13 में 15 जोड़ने पर भी 28 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 58 में 60 को जब जोड़ेंगे तो 118 आ जाएगा। उसी प्रकार 60 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 118 में 120 का जोड़ने पर 238 आ जाएगा। इसलिए जो हमने यह क्रम देखा है, क्रम लिए हैं वह सही लिए हैं, तो यानी कि इसलिए इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 118। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, यदि इसको 6 लिखा जाता है और बॉय को 6 लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सलूशन आइए देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि इसको 6 लिखा गया है, तो सी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 16, एच की वैल्यू 8, यू की वैल्यू 21, डी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 17। टोटल को जोड़ दिए हैं तो 69 यानी कि 69 आया है। 69 आया तो फिर 69 को भी अलग अलग कर लिए हैं, यानी कि 6 + 9 जोड़ लिए हैं तो 15 आ गया है। फिर 15 को फिर जोड़ लिए हैं 1 और 5 को, तो यह 6 आ गया। उसी प्रकार से बॉय को लिए हैं, तो बॉय में बी की वैल्यू 2, ओ की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 25, इन सभी को जोड़ने पर 42 आया। 42 को फिर जोड़े हैं यानी कि अलग अलग, तो 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आ गया। इसी प्रकार से इसको पूरा हमें जोड़ना है। तो एफ की वैल्यू 6, यू की वैल्यू 21, एन की वैल्यू 14, डी की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 13, एन की वैल्यू ई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14, टी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 1, एक की वैल्यू एल की वैल्यू 12। इन सभी को जोड़ने पर 111 है, यानी कि एक जोड़ने पर 3 आ गया। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 3 के रूप में कोड किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है कथन और निष्कर्ष। कथन है कि सभी बैल काले हैं परंतु गाय नहीं है। अगला है कि सभी गायें काली हैं। तो आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष है कि कुछ गायें बैल हैं। दूसरा है कि सभी काले गायें हैं। तीसरा है कि सभी काले बैल हैं। तो प्रश्न के अनुसार जब इसको बनाएंगे तो सभी गायें काली हैं यह दिया गया, और सभी बैल ये भी काले हैं। तो निष्कर्ष किसका पालन करता है। तो निष्कर्ष में जो है कि कुछ गायें बैल हैं, कुछ गायें बैल हैं, कुछ गायें बैल हैं। तो यह कहीं नहीं संबंधित हो रहा है, यानी कि एक वाला जो है सही नहीं है। दूसरा है कि सभी काले गायें, दूसरा है कि सभी काले गायें, सभी काले गायें यह गलत है क्योंकि सभी गायें काली हैं, तो यह भी गलत है, यानी कि दूसरा वाला भी गलत है। ऑप्शन 3 है कि सभी काले बैल हैं, सभी काले बैल हैं, सभी काले बैल हैं, यानी कि तीसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। तो प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है अनुसरण पालन नहीं करते हैं। तो प्रश्न में पूछा है पालन नहीं करते हैं, तो तीनों के तीनों ही नहीं पालन करते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 जो है ये तीनों तीनों निष्कर्ष जो है कथन के पालन नहीं करते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है कि यह जो एक क्रम दिया गया है, इसी क्रम के अनुसार आगे वाला स्थान क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि किस क्रम में बैठाया गया है। तो ए का जो होता है 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर ए और सी लिखा गया है। ए और सी में क्या होता है कि ए तो ऐसे ही है, फिर सी की वैल्यू 3, यानी कि 3 1 4। 4 कैसे आया है, 2 का स्क्वायर आया। फिर 3 है, 3 कैसे आया, डी का मतलब 4, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4, यानी 4 4 8 1 9, यह 3 का स्क्वायर है। इसी प्रकार यह 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार यह 5 का स्क्वायर है। तो अब 6 का स्क्वायर लेना, 6 का स्क्वायर किस पे आया है। तो इसी प्रकार से सभी को जोड़ेंगे, तो फादर को जोड़ने पर क्या आएगा, फिर स्माइल को जोड़ने पर क्या आएगा, राइट को जोड़ने पर क्या आएगा, इसको जोड़ने पर क्या आएगा। तो सभी में जो है राइट को जब हम जोड़ेंगे तो राइट का जोड़ने पर जो है वैल्यू 36 आएगी, यानी कि यह 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि यही आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है कथन और निष्कर्ष का। कथन है कि कुछ बेंच कील है, सभी बेंच और कील धातुएं हैं, कुछ लकड़ियां कीले हैं। ये हमारा कथन है। और इससे जो धाराएं दिए गए हैं, धाराएं हैं ऑप्शन, धाराएं ए है कि कुछ लकड़ियां केवल धातुएं हैं, बी है कि कुछ लकड़ियां केवल बेंच है, सी वाला पॉइंट है कि कुछ बेंच लकड़ियां हैं, और डी वाला है कि कुछ धातुएं लकड़ियां हैं। तो इसको जब हम ग्राफ के में बनाएंगे वेन आरेख में, तो यह इस प्रकार से बनेगा कि धातुएं में जो है कुछ बेंच धातुएं हैं, सभी बेंच धातुएं हैं, सभी कील धातुएं हैं, जबकि कुछ कीले बेंच हैं और सभी कुछ लकड़ियां जो हैं धातुएं भी हैं और कीले भी हैं। तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार बनाने से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो पहला 3 है, 3 से 4 कैसे आया है, तो 3 में 2 का गुणा किए हैं, फिर 2 माइनस किए हैं, यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम किए तो 4 आ गया। फिर 8 कैसे आया, 4 में 3 का गुणा किए हैं, फिर 4 कम किए हैं, तो 4 3 12, 12 में से 4 गया 8 आ गया। फिर 8 में 4 1, यानी कि 1 अधिक, यहाँ से या पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा, यानी कि 1 1 बढ़ाते गए हैं। फिर उसके बाद घटाए क्या हैं, तो 2 घटाएं, फिर 2 का मल्टीपल 4 घटाएं, फिर 2 3 6 घटाएं, फिर 2 चौको 8 घटाएं, फिर 2 5 10 घटाएंगे, यानी कि 122 को गुणा 6 में करेंगे तो 122 गुणे 6 माइनस 10 घटाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 722, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है कि जो पॉइंट लिखे गए हैं इनमें से कौन सा जो है संबंधित नहीं है, मतलब एक क्रम में कोई गलत है। तो इसको सिंपल से हम बताएं कि आप लोग घटाते जाइए। तो इसमें दिया है 7 14 56, ये सभी दिए गए। तो 14 कैसे आया, तो 7 का गुणा किए 2 में, 7 दूनी 14, फिर 14 का 4 में गुणा किए तो 56, 14 चौको 56, फिर पहले 2 का गुणा किए, फिर 4 का, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी कि 2 का जो सम है, यानी कि जो 2 से कट जा रहे हैं, 2 का जो गुणनफल है उससे गुणा किए हैं, तो यानी कि 2 4 6, तो 56 में 6 से गुणा करेंगे तो 448 आएगा, न कि 336, न कि 436 आएगा, न कि 448। तो 336 आएगा, न कि 448, यानी कि 448 जो लिखा गया है वह गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है किसी संख्या के पाँचवां भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का जो है 3 गुना होता है, तो वह जो है संख्या क्या होगी।
तो बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसा जैसा प्रश्न में कहा वैसे करते चले जाइए। किसी संख्या मान लेते हैं यक्स, यक्स के जो है 5वां भाग यानी कि यक्स बटे 5वां भाग को जब 3 से विभाजित किए जाते हैं, यानी कि इसको टोटल को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त जो संख्या है, जो प्राप्त संख्या होगी 80 के 10वें भाग के जो है आधे का 3 गुना होगी। इसी को जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर ये आपको दिखाते हैं। किसी भी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो वह 80 का जो है आधा का 10वां भाग बटे 2 करने पर 3 है, यह आएगा। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 90 आ जाएगी। यही प्रश्न में पूछा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यह जो दिया गया है तो यहाँ देखिए यह 2 है तो 2 में 2 जोड़ने पर 4 आ जा रहा है, फिर 1 में 2 जोड़ने पर 3 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 4 में 2 जोड़ने पर 6 आ जा रहा है, 3 में 2 जोड़ने पर 5 आ जा रहा है, यानी कि 2 2 जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 में 2 जोड़ने पर 10 आ जाएगा, फिर 7 में 2 जोड़ने पर 9 आ जाएगा, यानी कि 109 आएगा। तो 109 जो है ऑप्शन नंबर ए में सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा 109। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 है, एक कथन दिया है और कारण दिया है। कथन क्या है कि ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है। अब कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। तो यह भी सही है और कथन भी सही है, यानी कि इसका जो है कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों गलत हैं, सही है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये गलत है किंतु आर सही है। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है, तो यह बात तो यह गलत है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा पड़ती है, तो यह कथन सत्य है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी लोगों को हमारा यह क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जो है क्लास शेयर करें। आप लोगों को जो है डेली क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।